Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to share with you the most important definitions of ninth आर्ट्स जनरल मैथ। तो ये बच्चों नाइन्थ आर्ट्स का जनरल मैथ है, उसकी मैं आपको जो अहम तरीफ़े हैं जो पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इन डेफिनेशंस को आपने याद करना है और लिख लेना है, अपने पास सेव कर लेना है, ताकि आपको बार बार ये वीडियोस देखनी ना पड़े, एक दफ़ा ही आप इसको लिख के अपने पास सेव रख लें। इस तरह की बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जितनी दफ़ा वीडियो आप देखेंगे उसमें आपका मेरा ही फ़ायदा है। तो अगर आप लिख लेंगे ना तो फिर आपका टाइम बच जाएगा, एग्ज़ाम्स में आपको दोबारा वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेगी। इसका होमवर्क किया करें, जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाता हूँ। तो आइए देखिए जी, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमास जनरल रियाजी नाइन्थ आर्ट्स अहम तरीफ़ें। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। ये चलो मैंने आपका काम आसान कर दिया, तो मैंने चैप्टर नंबर जो 1 है ना, वो भी चैप्टर वाइज जिनके चैप्टर्स भी साथ मेंशन कर दिए कि ये इतनी तरीफ़ें चैप्टर 1 से हैं और इससे आगे वाली चैप्टर 2 या 3 इस तरह। तो पहली तारीफ़ जो है हमारे पास वो है जी निस्बत, रेशो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुआवजना को निस्बत कहते हैं। ठीक है जी, दो एक जैसी चीज़ें और उनका हम मुआवजना कर रहे हो तो उसको हम निस्बत कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी तनासब। तनासब क्या है जी? प्रोपोर्शन हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास निस्बत थी, वो दो निस्बतें होने उनको हम मुवाजना करें तो या बराबरी करें तो उसकी हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी तनासब रास्त। तनासब रास्त यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दो निस्बतों के तल्लक में अगर एक मकदार में इजाफा दूसरी मकदार में इसी तनासब में इजाफा का बायस हो तो इसे हम तनासब रास्त कहते हैं। कि तनासब रास्त क्या है कि अगर एक मकदार बढ़े दूसरी भी बढ़े, अगर एक मकदार कम हो तो दूसरी भी कम हो, तो इसको हम तनासब रास्त कहते हैं। इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं कि दो निस्बतों के तल्लक में अगर एक ही मकदार में इजाफा हो दूसरे की मकदार में भी इजाफा हो, एक ही मकदार में कमी हो दूसरे की मकदार में भी कमी हो, तो इसको हम तनासब रास्त कहते हैं। उसके बाद तनासब मकूस है हमारे पास, जिसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। दो निस्बतों के तल्लक में अगर एक मकदार में इजाफा दूसरे की मकदार में कमी या एक मकदार में कमी दूसरे की मकदार में इजाफा का बायस हो तो इसे तनासब माकूस कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, एक मकदार बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक कम होगी दूसरी बढ़ जाएगी, तो ये तनासब माकूस हो गया। ये हमारे पास पहली 4 डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5वीं, इसकी तारीफ मरकब तनासब, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये है जी दो या दो से ज़्यादा तनासबों के दरमियान तल्लुक़ को मरकब तनासब कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं इसे हम। अब जी चैप्टर नंबर 2 की तारीफ़ें स्टार्ट हो गई हैं। नंबर 6 ज़कात की तारीफ़ और इसकी शरह। अक्सर पूछता है ये, हाली ज़कात का क्वेश्चन पूछ लेगा, ज़कात से क्या मराद है, इतना लिखेंगे आप। अगर ज़कात का शरह भी पूछे तो ये भी साहब इसको ऐड कर देना है। ज़कात वो रकम है जो कि साहब निसाब मुसलमान दी गई शरह पर गुरबा और ज़रूरतमंदों में बज़ाते खुद या इस्लामी रियासत के ज़रिए साल में एक बार अदा करते हैं। ठीक है जी, ये ज़कात है। ज़कात आपने इस्लामियात में पढ़ा होगा, तो अगर वो तारीफ़ आपने ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हैं। ज़कात की कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही आपने ऐड करनी है, ये मैंने आपकी बुक से ली है। अगर आपने इस्लामियात की बुक से कोई और इसकी बेहतर डेफिनेशन आपको मिलती है वो भी कर सकते हैं। ज़कात की शरह। ज़कात की शरह 2.5% या सामान्य रुपये का 40वां हिस्सा, 1/40वां हिस्सा है। यानी कि हम तो अगर ज़कात निकालेंगे तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करवा देंगे। तो अगर आप आम अनपढ़ जो बंदा है जिसको ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती, वो क्या करते हैं जी, कुछ जितने भी पैसे होते हैं ना उसको वो डिवाइड करवा देते हैं इसके ऊपर 40 के ऊपर। ज़कात बेसिकली 40वां हिस्सा होता है इसका माल। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्सा, तरका, विरासत की तारीफ। ये 3 तरह से पूछ सकता है। उसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस जब एक शख्स वफात पा जाता है तो इसके छोड़े हुए वर्सा को विरासत या तरका कहते हैं। इनहेरिटेंस मतलब कि जब भी कोई शख्स वफात पा जाए उसके पीछे जो इसके पैसे छोड़ जाता है, जो जायदाद वगैरह छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं ये विरासत। हम कहते हैं ये हमें विरासत में जगह मिली है, तो ये वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ज़ाहरी दौलत, गैर ज़ाहरी दौलत। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एक्सपोज वेल्थ ज़ाहरी दौलत, अनएक्सपोज वेल्थ गैर ज़ाहरी दौलत, जिसे हम छुपा के रखते हैं। ज़ाहरी दौलत में ज़री सामान, ऊँट, भेड़ें, बकरियाँ, मादनियात और कारोबारी सामान शामिल है। क्योंकि वो चीज़ें हैं जिसको हम छुपा सकते ही नहीं हैं, जो हमारे सामने हर किसी के सामने ही होता है, इसको ज़ाहरी दौलत कहा जाता है। इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। जबकि गैर ज़ाहरी दौलत में सोना, चांदी, रुपया, साजा शामिल हैं, और ये वो पैसे हैं जो हम दूसरों से छुपा कर रखते हैं अपने पास, अंदर अलमारी वगैरह में या बैंकों में रखवा लेते हैं, जिसका किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए इसको गैर ज़ाहरी दौलत कहा जाता है। ये बड़ा अहम डेफिनेशन है, दोनों इकट्ठी पूछता है, ज़ाहरी दौलत गैर ज़ाहरी दौलत में फ़र्क। जो मैंने दो इकट्ठी लिखी है ना, वो आपने इकट्ठी याद करनी है। कि सिंगल आ गए तो वो तो आप काट ही लेंगे, इकट्ठी होंगे तो इकट्ठी आपने लिखनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर इकट्ठी पूछता है। कीमत खरीद कॉस्ट प्राइस, कीमत फ़रोख्त सेल प्राइस। कीमत खरीद वो कीमत जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाए, कीमत खरीद कहलाती है। कीमत फ़रोख्त वो कीमत जिस पर कोई चीज़ फ़रोख्त की जाए, कीमत फ़रोख्त कहलाती है। आगे जी, नफ़ा प्रॉफिट। अगर किसी चीज़ की कीमत खरीद इसकी कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा हो तो नफ़ा हासिल होता है। फ़र्क ये पेन मैंने ख़रीदा जी 10 रुपये का, ये मेरी हो गई कीमत खरीद। अब ये जो 10 रुपये वाला पेन है ये मैंने 15 रुपये का सेल कर दिया है, तो ये मेरी हो गई कीमत फ़रोख्त। 10 रुपये कीमत खरीद थी, 15 रुपये कीमत फ़रोख्त हो गई। देखिए कीमत फ़रोख्त बड़ी हो कीमत खरीद से तो क्या फिर मुझे 5 रुपये मुनाफा हो गया, ये चीज़ है। तो आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। कीमत आगे जी, नेक्स्ट हमारे पास है नुकसान। अगर इसको उल्ट कर दें, अगर किसी चीज़ की कीमत फ़रोख्त इसकी कीमत खरीद से कम हो, उधर ज़्यादा थी इधर कम हो गई है, तो नुकसान हासिल होता है। फ़र्क 10 रुपये का पेन खरीदा है, 8 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो 2 रुपये नुकसान हो गया। यानी कि कीमत फ़रोख्त जो है वो 8 है, वो कम हो गई है, कीमत खरीद जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए नुकसान हो रहा है। छूट डिस्काउंट से हम कहते हैं, ये अजीब बाज़ औक़ात किसी चीज़ की कीमत फ़रोख्त पर रायत दी जाती है, इस रायत को डिस्काउंट या छूट कहते हैं। मतलब आप ये पेन खरीदने जा रहे हैं जी, वो कहता है जी 15 रुपये का, आपने कहा जी मैंने 9 रुपये देने हैं, तो आप 9 रुपये दे के आ गए हैं, 1 रुपया जो आपको छूट मिल गई, यानी कि डिस्काउंट मिल गई। सिंपल सी है ये। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई हैं, और ये इसमें से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, है भी थोड़ी इसकी ज़्यादा लेकिन इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। नंबर 14 डेफिनेशन है करंट अकाउंट। इंग्लिश में भी करंट अकाउंट ही लिखा जाता है। एक जारी खाता जो कि अपनी इंतकाल पसीरी की वजह से मुसलसल चलता रहता है, करंट अकाउंट कहलाता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मेन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ना ये अकाउंट्स, ये है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। 3 अकाउंट की किस्में हैं, ये आपने याद करनी है, बल्कि ये इसको आप लिख लें अपनी कॉपी पे, ऊपर नहीं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और नीचे है फिक्स्ड अकाउंट। ये 3 किस्म के अकाउंट है। करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, जितने पैसे आपने जमा कराए हैं आपको वापस उतने ही मिलने हैं। ये ज़्यादातर बनाते हैं बिजनेसमैन, जिनका कारोबार होता है ना, वो बनाते हैं। उनको फ़ायदा क्या होता है इस अकाउंट का कि वो जब चाहें अपना सारे का सारा पैसा निकाल लें, जब चाहे जितने मर्जी जमा करवा दें, उसके ऊपर लिमिट नहीं होती। आपका बैलेंस ज़ीरो भी हो जाएगा तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। ये करंट अकाउंट का फ़ायदा, ठीक है जी। तो ये अपनी मुसलसल इंतकाल पर जी, मतलब मुसलसल आप इसमें लेन देन करते रहते हैं। आप इसमें कोई भी अमाउंट फिक्स कर रखने का आपको कोई भी यानी कि मजबूरी नहीं होती है। आपने ज़ीरो बैलेंस भी होगा, आपका अकाउंट चलता रहेगा। सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट कम आमदनी के ज़राए वाले लोगों में बचत के रुझान को तरक्की देता है। बैंक महाना की बुनियाद पर जमा रकूम पर 6 माह बाद बराए नाम मुनाफा रकम जमा करवाने वालों को अदा करता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आपने इसमें से पैसे रखने होते हैं, आप इसमें से पैसे सारे नहीं निकलवा सकें। अगर आपने निकलवाने हैं तो आपने बैंक को पहले नोटिस देना, उसके बाद आप बैंक से आप पैसे निकलवा सकते हैं। और ये जो है बैंक आपको 6 महीने बाद या साल बाद भी, कुछ का 6 महीने होता है, कुछ का साल होता है,
आपको मुनाफा देता है। जितने आपने पैसे जमा कराते हैं उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो सूद के ज़िम्मे में आते हैं, सूद जो कि हराम है, तो इससे बचना चाहिए। आगे जी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर की। दो पार्टियों के दरमियान तय पाने वाले माहदा को इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इनके दो पार्टी होती है इंश्योरेंस में, एक इंश्योरेंस करता है, एक इंश्योरेंस करवाती है पार्टी। तो दोनों के दरमियान जो माहदा होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो बंदा इंश्योरेंस करवाने जा रहा है ना अपनी, फर्ज करो मैं कंपनी में जाता हूँ तो मैं इंश्योर्ड कहलाता हूँ, इंश्योर्ड। और जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कर रही है वो इंश्योरर कहलाती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जी, चेक। चेक तो आपने देखा ही होगा, हर घर में होगी चेक बुक। चेक एक तबादला का बिल है जिसे एक महसूस बैंकर से हासिल किया जाता है। जहां पर आपने सारा अकाउंट अपना बनाया है वहां पर आपको चेक बुक मिलेगी, वो चेक आप यानी कि हासिल कर लेते हैं। जिस पर रकम का अंदराज नहीं होता, रकम नहीं इसके ऊपर लिखी होती, और ज़रूरत के मुताबिक इस पर रकम लिख ली जाती है। जितनी आपको ज़रूरत होती है उतनी आप लिख के उसने पैसे आप बैंक से निकलवा सकते हैं। पे आर्डर। पे आर्डर चेक की तरह ही होता है जिसे बैंक ग्राहक की दरख्वास्त पर जारी करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए जी, ऑनलाइन बैंकिंग। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। ऑनलाइन बैंकिंग एक निज़ाम है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को बराह रास्त तल्लक से मिला दिया जाता है, यानी कि ऑनलाइन यानी कि तल्लुक जो होता है इंटरनेट से इसे मिला दिया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन के बाद तैयार और मुमकिन बनाया जा सकता है। इसमें यह है कि अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में, तो आपका सियालकोट में बैंक में यानी कि अकाउंट है, तो आप लाहौर से पैसे निकलवाना चाहते हैं तो पहले ये बड़ा मुश्किल था। अब ऑनलाइन बैंकिंग हो गया तो आप अपने अकाउंट से, अगर आपका फ़र्ज़ करें HBL में अकाउंट है तो HBL किसी भी शहर में यानी कि आपकी ब्रांच होगी वहाँ से आपके पैसे निकल आएंगे ईज़िली। तो ये फ़ायदा ऑनलाइन बैंकिंग का। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ATM क्या होता है, ये तो आपने तकरीबन यूज़ किया होगा, आप में से हर किसी ने यूज़ किया होगा। ATM कार्ड एक अदायगी का कार्ड है जिसे एक कंप्यूटर पर मुबनी ATM मशीन को इस्तेमाल में लाने के लिए जारी किया जाता है ताकि ग्राहक इससे रकम हासिल कर सकें। क्योंकि ATM क्या है कि एक मशीन है जिसे बैंक जो है वो लगा देता है जी बैंक में, और ये हर 24 घंटे इसकी सर्विस होती है, और किसी भी वक्त आप जाके जितने पैसे आपको चाहिए आप वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं ATM कार्ड के ज़रिए। मार्कअप। बैंक के ज़रिए वापस हासिल की गई रकम को मार्कअप कहते हैं। बैंक की तरफ बड़ी होशियारी से काम करता है। वो कहते, आप अगर बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, कहता है जी हम आपको प्रॉफिट देंगे, कस्टमर खुश हो जाता है जी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जब आप बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक कहेगा जी हम आपसे मार्कअप लेंगे, वो कहता है जी हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम आपसे मार्कअप लेंगे। टर्म चेंज कर रहे हैं, जबकि दोनों ही सूद के ज़मरे में ही आती हैं। तो इनके जब बैंक आपको कर्ज के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है ना, तो वो मार्कअप होता है। जब हमें बैंक देता है एक्स्ट्रा पैसे हमारी सेविंग के ऊपर, उसको वो कहता है प्रॉफिट है। हालांकि दोनों का मकसद एक ही है, तो दोनों सूद के ज़िम्मे में आते हैं, बस ये नाम चेंज कर लेता है दोनों सूद ही हैं। आगे जी, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट रकम देने का एक ऑर्डर है जिसे बैंक की एक शाख अपने ही बैंक की दूसरी शाख को रकम का मुतालबा करवाने वाले को अदा करने का पाबंद बनाता है। यानी कि एक बैंक है हमारा इधर सियालकोट में, दूसरा है लाहौर में। तो सियालकोट वाला जो बंदा है उसको चाहिए पैसे जी लाहौर में, तो वो कहता है जी मेरे ये फलां पैसे हैं, आप उस लाहौर वाले बैंक से अदा करवा दें जिसको उसने कहा हो, तो वो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए अदा होंगे। अकाउंट की इकसाम। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, मैं आपको कह रहा था लिखने, लेकिन मैंने ये आगे भी लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंक में 3 किस्म के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट और एक फिक्स अकाउंट। 3 किस्म के अकाउंट है जो ज़्यादा मशहूर हैं, और भी हैं लेकिन ये ज़्यादातर यही चलते हैं। बराह रास्त टैक्स, चैप्टर नंबर 5। जी चैप्टर 5 की डेफिनेशन आ गई। वो टैक्स है जो कि आमदनी, जायदाद और मुनाफा पर इनकम टैक्स या जायदाद टैक्स की शक्ल में बराह रास्त हुकूमत अफराद से वसूल करती है। इनके बराह रास्त मतलब डायरेक्ट टैक्स, जिसका आपको पता होता है कि मैं ये टैक्स दे रहा हूँ, यानी कि आप खुद अपनी आमदनी में से, जायदाद में से जाकर जमा करवाते हैं, डायरेक्ट आप ही करवाते हैं, ये बराह रास्त टैक्स कहलाता है। तो जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है जी बिला वास्ता टैक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनका बाद दफ़ा आपको पता भी नहीं होता कि आपने टैक्स दे दिया है। फ़र्ज़ करें आपने एक जूस पिया है और आपने उसके पैसे दिए हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपने उसके अंदर 1-2 रुपये टैक्स दे दिए हैं। अगर आप उसके नीचे रेट्स का चेक करेंगे ना, ऊपर लिखा होता है 15 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ या 2 पॉइंट समथिंग टैक्स, या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, आप उसके रैपर के ऊपर देखेंगे आप ऐड टैक्स लिखा होगा ज़रूर। आपको पता भी नहीं होता आप उसका टैक्स दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी है तो मोटरसाइकिल के अंदर भी उसका टैक्स ऐड है। आपने एसी खरीदा है, एसी के अंदर टैक्स ऐड है। कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे पाकिस्तान से तो उसके अंदर टैक्स ज़रूर आपका होगा। बिला वास्ता टैक्स में ड्यूटीज़, मोटर व्हीकल, सामान खरीद की खिदमत टैक्स, जनरल सेल टैक्स और कीमत में इजाफी जमाशुदा टैक्स शामिल होता है। कीमत में इजाफी जो पैसे होते हैं वो टैक्स ही शामिल होता है। सेल्स टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम एक ख़ास रकम बतौर इजाफी टैक्स जो कि चीज़ की कीमत खरीद में शामिल करते हुए अदा करते हैं, इसे सेल टैक्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि अगर आपने एसी खरीदा है तो एसी के अंदर लिखा होता है प्लस सेल्स टैक्स। बाइक खरीदी है तो बाइक के अंदर भी 14-15 हज़ार रुपये सेल टैक्स है। इस दफ़ा जो 2022 में जो आपने बाइक खरीदी होगी ना, नहीं 70 वगैरह या कोई भी है, तो उसकी प्राइस के हिसाब से उसकी परसेंटेज होती है। 70 में कम से कम 14 या 15 हज़ार रुपये आपने टैक्स दिया है, इसलिए ये टैक्स गाड़ियाँ भी जो है ना महंगी हो जाती हैं बाद में। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी टैक्स की वो शक्ल है जो एक खरीदार एक तैयार की गई चीज़ पर खरीदते वक्त अदा करता है। ठीक है जी। यानी कि एक्साइज ड्यूटी आपकी क्या है कि एक ड्यूटी है जो वो शक्ल है जो एक ख़रीदार एक तैयार की गई चीज़ जो तैयार होती है उसको ख़रीदते वक्त जो आपने अदा करना है, इसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशनें आ गई हैं। बस 2 ही डेफिनेशन हैं जो इसकी मुझे इम्पोर्टेंट लगी हैं, और पेपर्स में आपको चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन हार्डली ही मिलेगी कि चैप्टर 6 से भी डेफिनेशन आपको आएगी भी तो ये दो ज़्यादा रिपीट हुई थी, तो ये मैंने ऐड कर दी हैं। एक है हकीकी अदद, रियल नंबर ऐसा अदद जिसका मरबा एक गैर मनफी अदद हो, हकीकी अदद कहलाता है। आगे जी कॉमन लोगार्थम की डेफिनेशन है, एहसास 10 में हल किए गए लोगार्थम को कॉमन लोगार्थम कहते हैं। नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 जो है इसकी डेफिनेशन है, ये देख लें आप। जमी सिलसिला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जमी सिलसिला उर्दू में और इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यहाँ इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ऐसा सिलसिला जिसमें हर अगली रकम पिछली रकम में एक मुकर्रर अदद जमा करके हासिल की गई हो, जमी सिलसिला कहलाता है। इनके फ़र्ज़ करें ये 2 है ना, 2 के अंदर मैं 3 प्लस कर रहा हूँ 5 आ रहा है, 5 में फिर 3 प्लस कर रहा हूँ 8 आ रहा है, 8 में 3 प्लस कर रहा हूँ 11 आ रहा है। एक फ़िक्स नंबर है 3, वो मैं सभी में ऐड करता जा रहा हूँ, तो ये जमी सिलसिला बन जाता है। जिस तरह के टेबल्स है ना, टेबल्स वो भी जमी सिलसिला की एक मिसाल ही है। 5 का टेबल हो गया, हर नंबर में 5 ऐड होते जा रहे हैं इस तरह। ज़रबी सिलसिला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी हम इसको कहते हैं। एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर अगली रकम पिछली रकम को एक मुश्तरका निस्बत से ज़रब देकर हासिल की गई हो, ज़रबी सिलसिला कहलाता है। इसमें आप जमा करते हैं जमी सिलसिला में, इसमें आप ज़रब करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ज़रबी सिलसिला कहलाता है। देखिए चैप्टर 8 पे आ जाए। चैप्टर 8 की डेफिनेशन आ गई सेट, बड़ी अहम तारीफ है। वाज़िया और जुदा जुदा अशिया के इज्तिमा या इकट्ठ को सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, अगर ज़ेर बहस सेट इस तरह हो कि इनमें एक ऐसा सेट हो जो तमाम सेटों का फोकी सेट हो, तो ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इससे जिसे अलामत यू से ज़ाहिर किया जाता है। ये भी यूनिवर्सल सेट काफ़ी दफ़ा आपके पेपर में आ चुकी है, तो इसको भी अच्छी तरह आपने याद करना है। कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर सेट ए किसी यूनिवर्सल सेट यू का तहती सेट हो तो ए कॉम्प्लीमेंट जिसे ए डैश जिसके ऊपर हम छोटी सी लाइन लगा देते हैं, या ए सी, इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ज़ाहिर किया जाता है
इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल है जो ए में ना हो, इसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इनके यू में से हम ए को माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यूनियन, दो सेटों का यूनियन क्या होता है? दो सेटों ए और बी का यूनियन से मुराद इन अरकान का सेट होता है जो या तो ए में या बी में हो, इसे ए यूनियन बी से कहता है। इनके दोनों में हो, दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं। नंबर 36 डेफिनेशन है हमारे पास सेटों का तकाते, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो सेट ए और बी का तकाते जिसे ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये उल्टा यू से ज़ाहिर किया जाता है से मुराद ऐसा सेट है जो ए और बी दोनों के मुश्तरक अरकान यानी कि दोनों के अंदर जो सेम होते हैं, इसको हम सेटों का तकाते कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुब्दा, ओरिजिन हम इससे कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी कारतसी मस्तवी में, कारतसी मस्तवी हम कहते हैं ग्राफ को, में एक्स ओ एक्स, एक एक्स ओ एक्स नहीं, ये सीधी लाइन होती है और वाई वो जो ऊपर से नीचे आती है, दोनों आपस में नुक्ता ऊपर उमूदन मुतकाते होती हैं, इनके दोनों एक दूसरे को काटती हैं होती हैं, महदी महवर कहलाते हैं। हम ओ को मुब्दा कहते हैं, इनके जहाँ पर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं ना, वो मुब्दा कहलाता है। मुतरतब जोड़े, ऑर्डर पेयर्स, दो अरकान का जोड़ा जो एक महसूस तरतीब में हो, मुतरतब जोड़ा कहलाता है। मसलन ये 2 2 2 4 वगैरह। कार्टेसी मस्तवी, इनके ग्राफ की तारीफ, कार्टेशियन प्लेन, दो अददी हतूत जो कि एक दूसरे पर अमूदन वाक़या हो। दो हतूत होते हैं ना, एक ये इस तरह होता है और एक इस तरह होता है, ये अमूदन एक दूसरे पर वाक़या होंगे। इन हतूत से बनने वाली मस्तवी को कार्तेसी मस्तवी कहते हैं। ये मस्तवी हमारे पास कार्तेसी मस्तवी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास जी आ गई डेफिनेशन एब्सिसा की। एब्सिसा देखें, नुक्ता, इसके साथ आप लिख लें नुक्ता, क्योंकि दो पॉइंट जो होते हैं ना ग्राफ के ऊपर वो नुक्ते को ज़ाहिर करते हैं। ए बी पी मतलब कि ए और बी में अददी अदद ए को नुक्ता पी का एक्स महवर या एब्सिसा कहते हैं। जो पहला वर्ड होता है ना वो हमारे पास एब्सिसा कहलाता है। अब फिर ये भी नुक्ता इसके साथ ऐड कर लें अब, नुक्ता पी ए बी में अदद का, अदद बी को नुक्ता पी का वाई महवर या ऑर्डिनेट कहते हैं। पहला जो होता है हमेशा एक्स होता है, दूसरा हमारे पास वाई होता है। तो एक्स और वाई, पहला एक्स पे जो आएगा वो एब्सिसा होगा और वाई की लाइन वाले पे जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। नंबर अब 42 डेफिनेशन है और ये चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशन है। कालमी नक्शा या हिस्टोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कालमी नक्शा जिसके हर कालम का रकबा इसमें मौजूद ग्रोह की कीमतों की तादाद के मुतनासिब हो, इससे इस मवाद को कालमी नक्शा कहते हैं। हसाबी औसत, जियोमेट्रिक मीन, किसी मवाद का हिसाबी औसत हासिल करने के लिए इसकी तमाम कीमतों को जमा करके इसकी तादाद पर तकसीम किया जाता है। इनके सारी वैल्यू जमा करना और गिनना कितनी है उतने पे डिवाइड करवा देना, ये हिसाबी औसत होगा। वस्तानिया, मीडियन, हिसाबी औसत को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। सॉरी, ये मैंने गलती से जियोमेट्रिक मीन लिख दिया, इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। वो जियोमेट्रिक मीन जो होता है ना वो ज़रबी औसत होता है। किसी मवाद की अददी तरतीब में दरमियानी कीमत वस्तानिया कहलाती है। इनके किसी मवाद का आपने वस्तानिया बताना हो ना तो आपने क्या करना है कि आपने उसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद उसकी सेंटर वाली जो वैल्यू होगी वो उसका वस्तानिया होगा। आधा, मॉड, किसी मवाद में सबसे ज़्यादा बार आने वाली कीमत आधा कहलाती है। यानी कि कोई भी आपका होगा ना, कह लें कि डाटा, उसमें से आपने देखना जो नंबर ज़्यादा दफ़ा आया होगा वो आपका क्या कहलाता है जी? मॉड। नंबर आपकी 46 डेफिनेशन है क्वाड्रेट या रबी काता। क्वार्टाइल या रबी काता क्या है? मवाद को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली कीमतों को रबी काता कहते हैं। कोई भी रकम है उसको चार में हम डिवाइड कर देना, वो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम रबी काता या क्वार्टाइल कहते हैं। ताददी जदूल फ्रिक्वेंसी टेबल, ऐसा जदूल जिसमें हर कदर का तादाद दिया गया हो ताददी जदूल कहलाता है। 7 या रेंज, उर्दू में भी रेंज लिख सकता है वो, इंग्लिश में भी रेंज यानी कि लिखा जाता है, उर्दू में भी पूछ सकता है रेंज की तारीफ करें, आपने याद रखना है।
7 मवाद की सबसे बड़ी कीमत का सबसे छोटी कीमत से फ़र्क होता है। इसका फार्मूला है R इज़ इक्वल एक्स एम माइनस एक्स ज़ीरो, यहाँ इसके बराबर लिखते हैं 7 बराबर है एक्स एम माइनस एक्स ज़ीरो। सबसे बड़ी कीमत में सबसे छोटी कीमत को माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाएगी। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं तो हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 9th आर्ट्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लें। बड़े आसान 2 स्टेप के शॉर्ट क्वेश्चन है, खासतौर पर चैप्टर 10 के भी सभी चैप्टर्स के मैंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप इजीली जो है ना 100% नंबर मैथ में ले सकते हैं। बशर्त ये कि आपने सारे चैप्टर्स के करने हैं, हर सूरत करने हैं। उसके बाद तगय्यरियत, म्यारी इनहराफ, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। म्यारी इनहराफ मवाद के औसत फ़र्क के मरब्बों के की औसत का मस्बत जज़र होता है। ठीक है जी, इसको रटा मारना है आपने। इसके 2 फार्मूले, एक गैर ग्रोही मवाद का है, एक ग्रोही मवाद का है, और ये हाली फार्मूला भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने फार्मूले भी ऐड करवा दिए। एस बराबर है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइड एन। ग्रोही मवाद में आपने एफ का इजाफा कर देना, क्योंकि एस इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर डिवाइड सिग्मा एफ, इनके पास एफ का इजाफा हो गया, इधर भी एफ का इजाफा हो गया। तगय्यरियत क्या है, सेम यही है, बस उसके ऊपर आपने स्केयर रूट नहीं लगाना, ये वाला तगय्यरियत वेरिएंस हम इसे कहते हैं इंग्लिश में। तगय्यरियत म्यारी इनहराफ का मरबा कहलाता है। इसका आप अगर ऐसे मरबा ले लेंगे ना, स्केयर रूट काट जाएगा, इसका एस का स्केयर बन जाएगा, यानी मवाद की औसत से इनहराफ के मरबों की औसत के बराबर है। गैर ग्रोही मवाद का फार्मूला सेम वही है, उसके ऊपर स्केयर रूट जज़र का साइन नहीं लगाना। तो ग्रोही मवाद का भी वही फार्मूला, बस ऊपर स्केयर रूट जज़र का साइन नहीं लगाना। लेकिन ये 50 डेफिनेशनें हैं जो पॉसिबल डेफिनेशनें हैं जो पेपर में आपको आ सकती थी, वो मैंने आपको करवा दी हैं। आपका काम है जी इसको याद करना, लिखना, रटे मारना, जैसे भी करना आप करें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताया करें, ठीक है, ताकि सभी का फ़ायदा हो, और मुझे अपनी खुशी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।